Yeah, guys. So let's start. We are at our third step. Right? We are at our third step of determining a transaction price. Okay, we left over here. Okay, so let's start. So step three, determine the transaction price. Okay, तो अपन ने दो स्टेप देख लिया था, अभी थर्ड स्टेप देख रहे हैं. तो क्या थर्ड स्टेप में क्या बोला कि डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस. सो IFRS 15 डिफाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन the entity expect in exchange for satisfying a performance obligation. ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है? सेल्स प्राइस है. कितना अपना ट्रांजेक्शन प्राइस का सेल्स प्राइस है जो कि अपने को मिलने वाला है अगर अपन ऑब्लिगेशन मीट कर देंगे. ओके. और हाँ, जब ये ट्रांजेक्शन प्राइस जब डिटरमाइन करते रहे ना, जब अपन ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करें ना, तो जो सेल्स टैक्स वगैरह था ना, वो सेल्स टैक्स इज एक्सक्लूडेड. ओके, ये रिमेंबर रखना. ओके. नेक्स्ट, when determining the transaction price the following must be considered. Okay, so जब ट्रांजेक्शन प्राइस अपन डिटरमाइन करते हैं तो ये सब फॉलोइंग फैक्टर्स भी कंसीडर करना रहता है कि देखो, ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर एग्जांपल आपने किसी को गुड्स बेचा तो जरूरी है ना कि अपने को कैश ही दे, मे बी वो कुछ और भी दे सकता है. मे बी फॉर एग्जांपल सोच लो गुड्स क्या दे, अपने को कुछ नॉन कैश आइटम दे, कुछ इन एक्सचेंज फॉर गुड्स दे, वो गुड्स ही दे. या फिर एक्सचेंज फॉर गुड्स के बदले गुड्स ही दे. या फिर वो कुछ मतलब कुछ कंडीशन अपने पास रखे कि मतलब ये ऐसा गुड्स बेचेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपन ये क्वालिटी के गुड्स देंगे तो इतना प्राइस देगा, ये क्वालिटी के गुड्स देंगे इसको तो इतना प्राइस देगा. डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन भी हो सकते हैं. तो ये सब भी अपने को कंसिडर करना रहता है जब अपन ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करें. तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ एक बार, और देन मैं इसको इंडिविजुअली ना एक एक कंडीशन को ना एकदम डिटेल में मैं कवर करूंगा. ठीक है. तो लेट्स मी रीड. When determining a transaction price, the following must be considered. Okay. तो फर्स्ट क्या है? फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस. तो फर्स्ट क्या है? वेरिएबल कंसीडरेशन. फर्स्ट क्या है? वेरिएबल कंसीडरेशन. ओके. सेकंड क्या है? वेरिएबल मतलब क्या? फिक्स नहीं है. फिक्स नहीं है मतलब इसमें वेरिएबल कंसीडरेशन क्या मतलब? फिक्स नहीं. ओके. सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट. ओके. एंड देन थर्ड क्या है? नॉन कैश कंसीडरेशन. ओके. एंड देन फोर्थ है कंसीडरेशन पेबल टू अ कस्टमर. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे वेरिएबल कंसीडरेशन. ओके. सो वेरिएबल कंसीडरेशन क्या होता है? वेरिएबल कंसीडरेशन मतलब क्या? नाम का सजेस्ट करता है वेरिएबल. वेरिएबल मतलब क्या? फिक्स है नहीं. वेरिएबल मतलब जो वेरी करेगा. तो वेरिएबल मतलब क्या हो रहा है? समझ लो कस्टमर अपने ऊपर ना कंडीशन इंपोज कर रहा है. अगर फॉर एग्जांपल अगर तू ये क्वालिटी का गुड्स, अगर तू टॉप क्वालिटी का गुड्स मेरे को सप्लाई करेगा तो मैं तेरे को इतना फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज दूंगा. अगर तू मेरे को बी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करेगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे 80 दूंगा. या फिर सी क्वालिटी का प्रोवाइड करेगा तो तुझे 60 दूंगा. ऐसा ना मतलब कस्टमर अपने ऊपर कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है कि वो जो पेमेंट करेगा ना, वो डिपेंड करता है कि कितना पेमेंट करने वाला है. डिपेंड करता है कि तू कौन सा क्या कैसे गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, कैसा गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा है, कभी प्रोवाइड कर रहा है. ये सब डिपेंड करता है. वो बेसिस पे अपने को कस्टमर पेमेंट करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अपने ने गुड्स लेट पेमेंट प्रोवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल इसने 30 डेज का वो टाइम दिया था अपने को डिलीवरी का, बट अपन 40 डेज का दिया. तो वो जो पेमेंट करेगा वो जो नॉर्मल प्राइस से कम पे करेगा वो अपने को. ऐसा भी होता है. इसको बोलते हैं वेरिएबल कंसीडरेशन. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं? IFRS 15 से दैट दिस एस्टीमेट can only be included in a transaction price if it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty is resolved. Okay. फिर से repeat है. IFRS 15 say that this estimate है ना, जो estimate can only be included. वेरिएबल कंसीडरेशन क्या है कि वेरिएबल कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना पेमेंट मिलने वाला अपने को. तो इसको अपने को एस्टिमेट करना रहता है. तो विल बी एस्टिमेट करना रहता है. और देन शुड ओनली बी इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन इफ इट इज हाईली प्रोबेबल. ये हाईली प्रोबेबल वर्ड है ना, ये ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जो अमाउंट का पेमेंट होने वाला है वो अगर हाईली प्रोबेबल है तभी उसे अपन रिकग्नाइज करेंगे वो वेरिएबल कंसीडरेशन. अगर वो हाईली प्रोबेबल नहीं है तो उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे. देन सिग्निफिकेशन, क्योंकि वो इसलिए कि हाईली प्रोबेबल रहेगा तभी रिकग्नाइज करना चाहिए अपने को, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन अमाउंट ना हो, फिर से वो जो अमाउंट अपने रिकग्नाइज किया ना वो रिवर्सल ना हो. ओके. दैट्स व्हाई. ओके. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अपने को एक कस्टमर है फॉर एग्जांपल. एक कस्टमर ने अपने को, अपन आईफोन में डील करते हो कि अपन आईफोन रिटेलर है, तो एक कस्टमर ने मेरे को बोला कि एक फॉर एग्जांपल अभी लेट्स सी कि आईफोन 12 का अभी लिमिटेड स्टॉक है. ओके. मार्केट में लिमिटेड स्टॉक है. तो उसने मेरे को बोला कि आईफोन 12 का लिमिटेड स्टॉक है. तो उसने मेरे को क्या बोला कि उसको आईफोन 11 चाहिए, आईफोन 12 चाहिए. आईफोन 11 का
स्टॉक भर के, बट आईफोन 12 का स्टॉक कितना लिमिटेड है। ओके, सो वो मेरे को बोला कि, तो उसने अपने को क्या बोला कि मुझे दोनों फोन चाहिए, 11 भी चाहिए, 12 चाहिए। उसने पर ये बोला कि अगर 12 मेरे को प्रोवाइड करेगा, उसे 12 भी चाहिए, अगर 12 प्रोवाइड करेगा, जो मार्केट प्राइस रहेगा ना, उसके उसका 10% एक्स्ट्रा देगा मेरे को, जो 10% एक्स्ट्रा देने के ऊपर रेडी है। जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 10% एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो। ये इसने ये सब वेरिएबल कंसिडरेशन रखा, क्योंकि ये 12 का लिमिटेड स्टॉक है, अगर वो अपन उसे 12 प्रोवाइड करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा प्राइस देगा। ओके, तो अपने पास और 11 भी चाहिए, तो अपन 11 दे देंगे। 11 में तो कुछ वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं है, तो नॉर्मल है, कुछ कंडीशन नहीं, तो इस मार्केट में इसलिए अवेलेबल है, तो इसके बाद कुछ कंडीशन भी इसने नहीं किया, तो उसमें तो अपने को 11 के लिए नॉर्मल प्राइस रहेगा। बट 12, बट अपने को 12 प्रोवाइड करना है, तो 12 प्रोवाइड करना है, तो अभी अगर अपने को लगता है कि अपन वो 12 उसे प्रोवाइड कर देंगे, मतलब प्रोवाइड कर देंगे, तो वेरिएबल जब अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे ना 12 का, तो वो भी जो 12 प्रोवाइड करना ना, उसने भी उसको डेट दिया है कि इसको 30 डेज के अंदर ही चाहिए, नहीं कि सिर्फ 12 से मांगा आईफोन 12 तो तुम इसको 1 साल बाद प्रोवाइड करोगे जब भर भर के स्टॉक हो जाएगा। ओके, उसे 30 डेज का टाइम दिया, सो मेरे को 12 प्रोवाइड करना है। तो अभी मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को क्या लगता है कि मेरे को आईफोन 12 मिल जाएगा मेरे कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए। ये बिल्कुल, तो ये मेरे को एस्टिमेट करना, ये क्या करना पड़ेगा, मेरे को एस्टिमेट करना पड़ेगा। अगर मेरे को लग रहा है कि जो आईफोन 12 इसको मैं विद इन 30 डेज प्रोवाइड कर दूंगा, तो मतलब क्या, मतलब मैं हाईली, हाँ, तो मैं जो वेरिएबल कंसिडरेशन रहेगा, जो 10% जो मेरे को वेरिएबल पेमेंट रहने वाला, 10% जो मेरे को एक्स्ट्रा देने वाला, वो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा मेरे रेवेन्यू में। अगर वो 10% मतलब अगर वो हाईली प्रोबेबल, और हाँ, तब मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, और रिकॉग्नाइज कभी करूंगा जब ये हाईली प्रोबेबल रहेगा, ठीक है। अगर मेरे को लग नहीं रहा, मतलब भाई हाईली प्रोबेबल नहीं है कि मेरे को विदिन 30 डेज के अंदर उसको मैं पेमेंट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसके रेकमेंड उसका जो वेरिएबल कंसिडरेशन है, जो 10% है, वो वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अब अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि बुक में दिया है। तो क्या बोल रहा है कि ऑन 1 दिसंबर 2001 को ब्रिस्टो प्रोवाइड अ सर्विसेज टू अ कस्टमर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। तो 1 दिसंबर 2000 को ब्रिस्टो सर्विस प्रोवाइड करने वाला कस्टमर को नेक्स्ट 12 मंथ के लिए। ओके, और जो कंसिडरेशन कितना मिलने वाला है इसको, 12 मिलियन मिलने वाला, ठीक है। कंसिडरेशन 12 मिलियन मिलने वाला है। और ब्रिस्टो इज एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा 3 मिलियन इफ आफ्टर 12 मंथ द नंबर ऑफ मिस्टेक मेड फॉल बिलो द सर्टेन थ्रेशोल्ड। और तो ब्रिस्टो को 3 मिलियन एक्स्ट्रा मिलने वाला इन एडिशन टू 12 मिलियन, इन एडिशन टू कितना, 12 मिलियन, अगर वो जो मिस्टेक करता है ना सर्विस प्रोवाइड करने में, वो मिस्टेक कम करे, वो उसने कुछ थ्रेशोल्ड रखा है कस्टमर ने, वो थ्रेशोल्ड जब कम करे तब उसे एक्स्ट्रा 3 मिलियन मिलेगा, तो ड्यूरिंग द 12 मंथ, अगर वो ड्यूरिंग द 12 मंथ। तो क्या, तो इधर पे देखिए क्या है, इधर पे दो सिचुएशन है, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो तो अपन अकाउंटिंग बाद में देखेंगे। इधर पे क्या दे रहा है, रिक्वायर्ड में क्या है, अगर बिस्ट्रो को क्या लग रहा है, बिस्ट्रो हैज एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग आइडेंटिटी। ओके, बिस्ट्रो को एक्सपीरियंस है ये सर्विस प्रोवाइड करने का, जो कि उसने कस्टमर ने को चाहिए, एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करेगा, तो फिर कस्टमर को एक्सपीरियंस है, उसको बिस्ट्रो का एक्सपीरियंस है कस्टमर को मतलब प्रोवाइड करने का ये सर्विस, तो क्या करे, उसको क्या लगेगा कि ये हाईली प्रोबेबल है कि मैं इसको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा, वो थ्रेशोल्ड है जो मिस्टेक का, उसके अंडर ही मैं रखूंगा। तो क्या करेगा, वेरिएबल कंसिडरेशन रिकग्नाइज करेगा। अगर वो बिस्ट्रो का फॉर एग्जाम्पल वो सर्विस प्रोवाइड करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे लग रहा है कि वो थ्रेशोल्ड है ना, जो मिस्टेक का थ्रेशोल्ड है ना, वो उसके मिस्टेक उसके अबाव भी जा सकता है। तो मतलब क्या कि हाईली, उसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि वो हाईली प्रोबेबल नहीं है कि वो मतलब ये कंडीशन फुलफिल करेगा, तो वो क्या करेगा, वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं रिकग्नाइज करेगा, ठीक है। लेट्स सी या, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन अपन ने देख लिया। हाँ, अब अपन देखते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। एक है फाइनेंसिंग, मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, तो क्या नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब क्या है, लोन, डेप्ट, इन शॉर्ट, मतलब इसको मतलब कुछ और है, लोन डेप्ट एक्चुअली नहीं है, बट एक तरह से क्या होता है, कर्जा है, मतलब डेप्ट है एक तरह से, लोन है, बोरोविंग है एक तरह से, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो जो अपन जब ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करेंगे, ये अपन का ट्रांजेक्शन प्राइस का देख रहे हैं, ठीक है, थर्ड स्टेप देख रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करके तो अपने को ये भी देखना चाहिए, जब ये भी देखना चाहिए कि जो अपन गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट तो नहीं है ना, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट तो नहीं ना। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट है या नहीं है वो ट्रांजेक्शन प्राइस में। तो ये देखो, आई तो देखेंगे IFRS 15 प्रोवाइड अ फॉलोइंग आर द इंडिकेशन या द इंडिकेटर्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का इंडिकेटर है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है कि नहीं वो ट्रांजेक्शन प्राइस में।
तो अगर तो डिफरेंस बिटवीन जो डिफरेंस, फर्स्ट इंडिकेटर ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन एंड द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्स्ट इंडिकेटर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन एंड द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं कैश में अगर वो गुड्स में बेचूंगा फॉर ओके, तो मैं उसे 100 में बेचूंगा, बट मैं बट वो मेरा जो कस्टमर है वो मेरे को 1 साल बाद पेमेंट करने वाला है। तो मैंने जो उसका प्राइस दिया है ना, वो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी 110 का दिया उसको मैंने। तो मतलब क्या है कि 10 का मैं तो मतलब क्या 10 का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ, उसे एक्स्ट्रा क्या चार्ज कर रहा हूँ, वो एक तरीके से क्या है मेरा फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट है। मतलब एक तरह से मैं उसे इंटरेस्ट कमा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि मेरे को 100 रुपीज आज नहीं मिलेगा ना, 100 रुपीज मेरे को 1 साल बाद मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट। ठीक है, अगर मैं एक वापस बोलता हूँ, अगर मैं ये कैश में अगर जो गुड्स है मैं इसको बेचूंगा, तो प्रॉमिस कंसिडरेशन कितना है 1 साल, अगर मैं उसको बेच रहा मैं जो कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो प्रॉमिस कंसिडरेशन कितना है 110, तभी मेरे को पेमेंट करने वाला 1 साल बाद पेमेंट करने वाला है। ठीक है, अगर अब मैं इसको कैश में बेचूंगा ना, और उसको नॉर्मली मैं कैश में कितने में बेचता हूँ, 100 में बेचता हूँ। ठीक है, तो मैं उससे एक्स्ट्रा 10 चार्ज कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा 10 चार्ज कर रहा हूँ मतलब क्या है, ये मेरा सब्सक्रिप्शन फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट, उसको मैं इंटरेस्ट समझ लो अर्न कर रहा हूँ, उससे इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ। क्यों वो इंटरेस्ट क्यों अर्न कर रहा हूँ, मेरे को 1 ईयर का क्रेडिट दिया है मैंने इसको, ये 1 साल बाद भाई तू मेरे को पेमेंट कर। ठीक है, ये एक इंडिकेटर होता है। सेकेंड इंडिकेटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर एट द पेमेंट डेट। तो डिफरेंस बिटवीन द मतलब क्या है, पेमेंट का डेट क्या है, मतलब आज मैं कुछ दे रहा हूँ बट पेमेंट मुझे आज नहीं मिल रहा है, पेमेंट मुझे फॉर एग्जांपल 1 साल बाद मिल रहा है। तो ये क्या है, मतलब 1 साल का ऑफकोर्स मैंने उसको क्रेडिट दे रहा है ना, ये भी एक इंडिकेटर है ना भाई कि मैं उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक तरह से मुझे फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, 1 साल का उसको गैप दे रहा हूँ, तो क्या फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सेकंड इंडिकेटर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मतलब इसमें अपन ने मनी टर्म्स में देखा, इसमें अपन ने टाइम के टर्म्स में देखा, दैट्स इट, वही है। ठीक है, तो ओके, तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कैसा रिकॉग्नाइज करें, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट then the consideration receivable needed to be discounted to present value using the rate at which the customer borrow money। तो मैं इससे मेरे को 1 साल बाद मिलने वाला कितना 110 मिलने वाला। ठीक है, तो इधर पे मेरे को लग गया कि हाँ अगर मैं 100 में अभी बेचूंगा कैश में, अगर मैं से लेने आएगा तो मैं 100 में बेच दूंगा, बट 1 साल बाद मैं इसको बेचूंगा 110 रुपये में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्या, मेरे को पता चल गया कि मैं 10 रुपये का चार्ज कर रहा हूँ उससे एज अ फाइनेंसिंग सर्विस चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, एज अ इंटरेस्ट में से चार्ज कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना रहेगा, जो 110 मेरे को मिलने वाला 1 साल के बाद, क्योंकि रेवेन्यू तो मैं उसको अभी फॉर एग्जांपल गुड्स तो अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरे को पेमेंट 1 साल बाद करने वाला है, तो मेरे को रेवेन्यू तो रिकग्नाइज करना रहेगा ना, क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट तो मैं अभी कर रहा हूँ गुड्स ट्रांसफर करके, तो मेरे को तो मैं रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करूंगा, तो मैं 110 थोड़ी ना कर सकता हूँ, 110 थोड़ी ना करना, तो 110 में से तो 10 का तो एलिमेंट हो जाए इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्यों है कि मैं सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है 1 साल के लिए। तो एक्चुअल है कितना, मतलब मैं रेवेन्यू अर्न कितना कर रहा हूँ, 100 का अर्न कर रहा हूँ, तो मैं रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करूंगा, सिर्फ 100 का रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। ठीक है, तो जब मैं अभी जो गुड्स ट्रांसफर करूंगा और जब मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो कितना रिकग्नाइज करूंगा, सिर्फ 100 रुपीज, 100 रुपीज का। ठीक है, और 1 साल बाद मैं ऐसा 10 रुपीज का रेवेन्यू, 10 रुपीज का एज इंटरेस्ट इनकम रिकग्नाइज करूंगा। ठीक है, ऐसा रेवेन्यू में भी नहीं रिकग्नाइज करूंगा, 1 साल बाद में 10 रुपीज का जो इंटरेस्ट इनकम रिकग्नाइज करूंगा ऐसा। ठीक है, ऐसा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग नंबर। तो लेट्स सी यार, अभी एग्जांपल देख लेते हैं। तो रूड एंटर इनटू अ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल इक्विपमेंट। कभी इक्विपमेंट बेचने वाले अपन 31 दिसंबर को। ठीक है, और कंट्रोल वो इक्विपमेंट कभी ट्रांसफर करेंगे कस्टमर को ऑन दैट डेट, मतलब 31 दिसंबर को अपन कंट्रोल भी ट्रांसफर कर देंगे, मतलब 31 दिसंबर को अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी मीट हो जा रहा है, 31 दिसंबर को ही सब कुछ हो जा रहा है। ठीक है, बट अगर प्राइस कितना मिलने वाला अपने को कॉन्ट्रैक्ट से, 1 मिलियन 1 मिलियन मिलने वाला। ठीक है, और पर मेरे को पेमेंट कभी मिलने वाला है, ड्यू कभी है वो बिल, जो पेमेंट जो मैंने गुड्स 1 दिसंबर को 31 दिसंबर 2001 को मैंने जो गुड्स ट्रांसफर किया है, उसका मेरे को पेमेंट कभी मिलने वाला, 31 दिसंबर 2003 को मिलने वाला। तो अभी ये इंडिकेटर दिख रहा है कि नहीं, मेरा गुड्स में दिसंबर 2001 को ट्रांसफर करा, मेरे को पेमेंट कभी मिलने वाला दिसंबर 2003 को, मतलब मेरे को 2 साल का, मतलब मेरे को इंडिकेटर 2 साल का टाइमिंग डिफरेंस है ना। तो ये क्या मेरे को डिफरेंस दिख रहा है, सेकंड वाला डिफरेंस इंडिकेटर दिख रहा है मेरे को टाइमिंग डिफरेंस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, मेरे को क्या है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट है। तो ठीक है, जब मैं ये गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा 31 दिसंबर को, और मेरे को रेवेन्यू रिकग्नाइज करना रहेगा, तो मैं रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करूँ, 1 मिलियन? नहीं यार, 1 मिलियन तो यार अनफेयर हो गया ना, क्योंकि मेरे को तो 31 दिसंबर बाद मिलने वाला है ये 1 मिलियन। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिस्काउंट करूंगा प्रेजेंट वैल्यू।
क्या रेट से करूंगा? मार्केट रेट से। कितना रेट दिया मार्केट? 10%। ओके, तो लेट्स सी कितना रेट आएगा। तो या तो 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होता है? एक मिनट, 1.1। ये 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है। और अपने को पेमेंट कितने बाद मिलने वाला है? अपने को पेमेंट कभी मिलने वाला है? 2 साल बाद मिलने वाला ना। तो मेरा कितना मिलने वाला? 1 मिलियन ना। तो 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगा ना एट 31 दिसंबर 2001। कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? तो प्रेजेंट, ये 1 लाख को प्रेजेंट वैल्यू का टेंशन लूंगा, तो इतना रेवेन्यू मैं 31 दिसंबर 2001 को चार्ज करूंगा, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर, क्या बोलते हैं, 31 दिसंबर 2002 को कितना रिकॉग्नाइज करूंगा मैं? तो क्या इसका क्या क्या रेट से मैंने इसको वो कर रहा हूँ मैं इसको? 10% से, 10% का मैंने इसको डिस्काउंट नहीं किया, तो इसका 10%। ठीक है, तो 31 दिसंबर को ना मैं कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? कितना? 8264। हाँ, ईयर टू ईयर अमाउंट देख लेना, लेकिन मेरे को तो हाईलाइट कर देता हूँ। तो गोल्ड को ना मैं इसमें फॉर्मेट अभी करेक्ट है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को मैं कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? अब मैं 31 दिसंबर 2000 में जो मेरे को एक्चुअल पेमेंट होने वाला है, 03 को पेमेंट होने वाला है, तो मैं कितना करूंगा? कितना रेवेन्यू? ये प्लस ये इंटू 10%। ओके, ये मैं कभी रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ? 31 दिसंबर 2003 को, ठीक है। अब मेरा इसका टोटल कितना आ गया? 1 लाख आ गया। देखा? तो देखा, 31 दिसंबर को मैं इतना करने वाला हूँ। ये 31 दिसंबर को 3 को इतना है। ये इसको मैं क्या इसको मैं ऐसा क्या रिकॉग्नाइज करूंगा रेवेन्यू को? इसको मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। इसको क्या मैं रिकॉग्नाइज करूंगा? इंटरेस्ट इनकम। सेम इसको भी क्या इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा ऐसा। देख लिया आपका? डन। टोटल कितना आया है मेरा? 1 मिलियन आ रहा है, ठीक है। तो नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू ड्रिंक वाटर। या सो नॉन कैश कंसिडरेशन अपन हो गया। ठीक है, अब अपन नॉन कैश कंसिडरेशन देखेंगे, ठीक है। तो नॉन कैश कंसिडरेशन क्या होता है? तो एनी नॉन कैश कंसिडरेशन इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ठीक है। एनी नॉन कैश कंसिडरेशन इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। नॉन कैश कंसिडरेशन क्या मतलब? अपन ने उसको गुड्स भेजा, बट वो गुड्स के बदले ना मेरे को कैश नहीं देने वाला, वो भी नॉन कैश देने वाला। मैंने उससे गुड्स बेचा तो अपने को क्या कैश मिलता है नॉर्मली, बट वो गुड्स नहीं देगा। अपने गुड्स के बदले अपने को कुछ और देगा, गुड्स के बदले में भी वो गुड्स ही दे दे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन कैश कंसिडरेशन। तो एनी नॉन कैश कंसिडरेशन इज मेजर एट फेयर वैल्यू, ठीक है। कुछ अगर गुड्स के कुछ भी मेरे को नॉन कैश कंसिडरेशन मिलने वाला रहेगा, तो जो मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा, तो जो मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा, तो मैं क्या रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा? जो गुड्स मुझे मिलने वाला ना, उसका फेयर वैल्यू ऐसा मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने उसको बुक्स उसको मैंने फॉर एग्जांपल मैंने उसको पेन दिया, ठीक है। उसको मैंने ऐसा पेन मेरे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको मैंने मेरे एंड से पेन दिया, ठीक है। अब बट वो मेरे को पेन नहीं दे रहा, मेरे को 5 रुपए वाला मैंने उसको पेन क्या बोलते हैं, 5 रुपए वाला मैंने उसको पेन दिया, बट वो मेरे को पेन नहीं दे रहा है। वो मेरे को बोल रहा है कि मैं तेरे को पेंसिल दूंगा, बोल उसके बदले में 5 रुपया नहीं देगा मेरे को, 5 रुपए वाला पेंसिल देगा। ओके, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या उसको? नहीं, ठीक है। तो फिर अभी मैं क्या करूंगा? तो मैं जो पेंसिल का ना, जब जब मेरे को पेंसिल देगा ना, तो पेंसिल का जो फेयर वैल्यू रहेगा ना, उसको मैं ऐसा, उसका जो फेयर वैल्यू रहेगा ना, उसको ऐसा मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा, ठीक है। तो ऐसा रेवेन्यू रिकग्नाइज, तो मेरे रेवेन्यू में डाल दूंगा कि 5 रुपीज का पेंसिल आया मेरे को, ठीक है। रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा, ठीक है। ये होता है। Second, the fair value of the non-cash consideration cannot be estimated reliably when a transaction is measured using the stand-alone selling price of the goods or service promised to the customer. Okay, अब ये सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल वो मेरे को पेंसिल दे रहा है, बट मैं पेंसिल का जो फेयर वैल्यू है वो मेजर नहीं कर पा रहा रिलायबली, क्योंकि वो नॉन कैश है। तो जरूर थोड़ी ना वो कुछ कोई भी गुड्स दे सकता है, नॉन कैश में कुछ भी दे सकता है वो। तो जरूरी थोड़ी ना मेरे को हर जो कुछ भी देता है उसका मैं प्रॉपर फेयर वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, प्रॉपर ट्रू एंड ट्रू फेयर वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, एकदम एक्यूरेट ट्रू फेयर वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि उसका जो फेयर वैल्यू ना रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहा ना। जो मैं मेरा गुड्स दे रहा हूँ ना, जो मेरा गुड्स दे रहा हूँ ना,
उसको मैं कितने में नॉर्मली बेचता हूँ ना, मतलब कि अगर मैं किसी को कैश में बेचता हूँ ना, तो उसको कितने में बेचता हूँ ना, वो मैं एज अ रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। ये सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस टू द कस्टमर। तो मैं उसको पेन दे रहा हूँ, तो पेन में नॉर्मली कैश में कितने में बेचता हूँ अदर कस्टमर को, वो मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। अगर मैं नॉन कैश कंसिडरेशन का मैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर पा रहा हूँ, तो मैं उसका फेयर वैल्यू एज अ रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। दोनों में आई होप you will be getting what I'm trying to say, the difference between this two, this, the first line and this second paragraph. Okay, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, अपन नेक्स्ट करते हैं। अभी ये लास्ट है कंसिडरेशन पेबल की, ये लास्ट फैक्टर है जो अपने को कंसिडर करना पड़ता है जब अपन डिटरमाइन करते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस के लिए। तो ये क्या है, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। कंसिडरेशन अपन पे कर रहे हैं किसको, कस्टमर को कंसिडर कर रहे हैं भाई। ये क्या होता है, कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं अपन। ये क्या भाई, समझा ही नहीं मेरे को ये कि अपन पेमेंट कस्टमर को करते हैं। ठीक है, सीखेंगे समझेंगे सब करेंगे। देखो, पहला पॉइंट, पहला मैं सेकंड वाला स्टार्ट करता हूँ, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपको, फिर अपन ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एज्यूमिंग द कंसिडरेशन पेड टू अ कस्टमर इज नॉट इन एक्सचेंज फॉर अ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, then entity should account it for it as a reduction of the transaction price. Okay, okay, again I'm repeating, assuming that the consideration paid to a customer is not in exchange for distinct goods and services. A distinct goods, not in exchange of distinct goods and services, then an entity should account for it as a reduction of transaction price. Okay, yeah, let's say मैं मैंगो सप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ना जिसे मैंगो सप्लाई करता है, तो सामने वाला जो मेरा कस्टमर है ना, वो क्या करता है, वो मैंगो जूस बना के बेचता है। मैं मैंगो सप्लाई करता हूँ, और जो जिसको मेरा जो कस्टमर है ना, वो क्या करता है, मैंगो जूस बना के बेचता है। ठीक है, तो मैंने उसे ना, समझ लो फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्रांसफर किए, उसके बदले में ना उसने, मतलब उसके बदले में ना उसने ना मेरे को, मैंने उसको ये क्या बोलते हैं, मैंने उसे मैंगो सप्लाई किया, उसके बदले में ना उसने मेरे को ना फॉर एग्जाम्पल मैंगो जूस दिया। मेरे को मैंगो जूस पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं मैंगो, मतलब मैंने मैंगो में सप्लाई करता बट मैंगो जूस नहीं बनाता, तो मेरे को मैंगो जूस पीने का मन कर रहा था, तो उसने बदले में उसने मेरे को मैंगो जूस दिया। तो इसका मतलब ये मत समझना कि नॉन कैश कंसिडरेशन है ये मत गलत समझना, नॉन कैश कंसिडरेशन नहीं है ये अलग है। ये मत दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो वो मेरे को मैंगो मैंगो जूस दे रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अभी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, मतलब ये मैंगो में मैंगो दे रहा हूँ और मेरे को मैंगो जूस दे रहा है। क्योंकि जो जो गुड्स है, गुड्स और गुड्स है, दोनों का जो गुड्स और अगेंस्ट गुड्स और सर्विस है, तो यहाँ डिस्टिंक्ट है। दोनों भी तो मैंगो ही है ना, कुछ डिस्टिंग है क्या, दोनों दोनों में कुछ डिस्टिंग डिफरेंस है क्या, दोनों मैंगो ही है ना, डिस्टिंग गुड्स एंड सर्विस थोड़ी ना है, तो दोनों में मैंगो ही है ना। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अब इसको जब मैं अकाउंट करूंगा ना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, रिडक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरा मैंगो मैंने ट्रांसफर किया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख का मैंगो ट्रांसफर किया है, और उसने मेरे को मैंगो जूस कितने का